हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अंतिम प्रहार के सीरीज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है, रमेश दत्त, दादा भाई नौरोजी, रमेश तेंदुलकर, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहां पूछ रहा है नहीं है, कौन सी संबंधित नहीं है। ठीक है, तो लकड़वाड़ा समिति भी जो है गरीबी रेखा से ही संबंधित है। तेंदुलकर समिति काफी इंपॉर्टेंट समिति है इंडिया में और इन्हीं के आधार पे जो है गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो ये भी गरीबी रेखा से ही संबंधित है। रंगराजन कमेटी भी गरीबी रेखा से ही संबंधित है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही समितियां जो है गरीबी रेखा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार कितने डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च को गरीबी का आधार बनाया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक एक अपना क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि पूरी दुनिया में गरीबी का आकलन कैसे करेगा वो। ठीक है, तो उसने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया कि अगर कोई व्यक्ति 2.15 डॉलर इससे कम खर्च करता है तो वो गरीब माना जाएगा और इसे ही जो है अपना एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर लिया 2.15 डॉलर। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन ड्रॉ किया गया है वो है 1059 रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, और 1286 जो है ये शहरी क्षेत्र के लिए। ठीक है, ये डिसाइड किया गया है इंडिया में पॉवर्टी लाइन के लिए कि मंथली में अगर 1059 रुपया कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह करके खर्च कर पा रहा है, उसे कम कर पा रहा है तो गरीब है, उससे ज्यादा कर पा रहा है तो गरीबी रेखा से ऊपर है। 1286 शहरी क्षेत्र में यदि खर्च कर पा रहा है, उससे ज्यादा कर रहा है तो अमीर है, गरीब रेखा से ऊपर है। कम कर पा रहा है तो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, और विश्व बैंक का 2.15 डॉलर, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट इसका, निरपेक्ष गरीबी का आशय बुनियादी जीवन स्तर को बनाए रखना है। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो गरीबी का मतलब ही हुआ कि जो बुनियादी उसको जरूरतें हैं, ठीक है, भोजन, ये वस्त्र, ये सब जो है उसको एक्वायर करना है, उस सब को प्राप्त करना है। ठीक है, तो निरपेक्ष गरीबी क्या हो गया, जब वो बुनियादी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा। तो निरपेक्ष गरीबी में पहला तो कंडीशन होगा कि बुनियादी जीवन स्तर को बनाना उसका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सापेक्ष गरीबी आसपास के आबादी से संबंधित गरीबी है। ठीक है, सापेक्ष शब्द से ही स्पष्ट होता है कि ये किसके सापेक्ष, तो आसपास का जो परिवेश है उसके अनुसार जो है क्या गरीबी है। ठीक है, जैसे पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान आज के टाइम में इलोन मस्क है, और अगर हम दो आदमी का कंपैरिजन कर दे, ये मुकेश अंबानी का और इलोन मस्क का, तो मुकेश अंबानी कंपैरेटिवली जो है इलोन मस्क से वो गरीब ही होंगे। ठीक है, तो सापेक्ष गरीबी क्या है, आसपास के आबादी से संबंधित गरीबी है। दोनों ही स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, तो करेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ बोथ 1 और 2 जो है दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी देश के जीडीपी का आकलन चालू वर्ष के आधार पर करते हैं तो उस जीडीपी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जीडीपी जानते ही हैं कि एक वित्तीय वर्ष में जो है देश का जो जितना भी उत्पादन होता है उसका कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब क्या है इसमें, जैसे ही हम मौद्रिक उत्पादन निकालेंगे, मौद्रिक मूल्य निकालेंगे सभी उत्पादन का, तो यहाँ पे हमको रेट देना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज दैट कि ये पेन है, ये पेन इस साल में जो है 50 रुपये बिक रहा है। ठीक है, लेकिन जो आधार वर्ष है इसका, अभी वर्तमान में 2011-12 जो है आधार वर्ष है, और इस टाइम में जो है ये बिक रहा था 40 रुपये। ठीक है, तो अगर चालू वर्ष के आधार पे इसका निकालेंगे तो वो कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नाम मात्र जीडीपी। इससे हमको स्पष्ट रूप से पता नहीं चलेगा कि देश का क्या ग्रोथ चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक जो स्थिर वर्ष है, जो आधार वर्ष है, उसके रेट के हिसाब से अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा रियल जीडीपी। ठीक है, वास्तविक जीडीपी। और दोनों के अंतर से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जीडीपी जो है कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पूछ रहा है जब किसी देश के जीडीपी का आकलन चालू वर्ष के आधार पे करते हैं तो चालू वर्ष वाला हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अगर यही पूछ देता आधार वर्ष के आधार पे करेंगे तो रियल जीडीपी ये कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में सरकार ने आधार वर्ष कितना रखा है। ठीक है, तो आधार वर्ष रखा है वर्तमान में 2011-12 ही चल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद में भी 1-2 महीने के बाद या नेक्स्ट सेशन में जो है ये चेंज हो जाएगा 22-23। तो अभी एग्जाम में जो है 2011-12 ही है। ठीक है, तो यही आप टिक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित जीडीपी से क्या आशय है। ठीक है, ग्रीन जीडीपी से क्या आशय है। तो ग्रीन जीडीपी होता है कि जब हम जीडीपी निकाल लिए, लेकिन मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश किए, उससे जो भी कचरा निकला, वो जो हार्मफुल जो टॉक्सिटेंट निकला वो पानी में चला गया, जल दूषित हो गया और उसको पीने से जो है लोग बीमार पड़ गए, या पर्यावरण में चला गया, पर्यावरण के पेड़ पौधों को नुकसान किया और इनडायरेक्टली जो है मानव जाति को नुकसान किया, फिर उसके इलाज में खर्च होगा। तो हम पैसा तो कमा लिए, जीडीपी के हिसाब से पैसा तो आ गया, लेकिन कुछ पार्ट जो है मेडिसिन में, उसके इलाज में चला गया। ठीक है, तो पर्यावरण में जो नुकसान हुआ है अगर हम वो चीज को क्वांट करें, ठीक है, जीडीपी में उस चीज को माइनस करें, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ग्रीन जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 10,000 करोड़ रुपया जो है जीडीपी है इस साल का, उसमें से 1,000 करोड़ रुपये का हम नुकसान कर दिए पर्यावरण का। ठीक है, जब उस चीज को माइनस करते हैं 9,000 करोड़ रुपया जो एब्सोल्यूट हमको प्राप्त होता है वो क्या है, हरित जीडीपी, ग्रीन जीडीपी उसको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जीएनपी से क्या आशय है। जीएनपी, ठीक है, राष्ट्रीय आय के संबंध में ही पूछ रहा है, जीएनपी से क्या आशय है। ठीक है, तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी में क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक, यानी कि जो भारत का अपना अधिकार क्षेत्र है, भारत भूमि है, जल है, वायु है, ठीक है, और जो दूतावास है, इन 4 जगहों पे जो भी इनकम होगा, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो वो जीडीपी कहा जाएगा। लेकिन भारत में और भारत के कई लोग जो है विदेशों में रहते हैं और वहां इनकम करके भारत में भेजते हैं, अपने परिवारजनों को भेजते हैं, और यहाँ से भी कई सारा अमाउंट जो है, यहाँ कई विदेशी भी रहते हैं जो यहाँ अर्न करते हैं और बाहर अपने घर पे भेजते हैं पैसा। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी विदेश से जो है प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, अब क्या है, इनकम कैसा होना चाहिए, तो फैक्टर इनकम होना चाहिए। फैक्टर इनकम क्या होता है कि जिस इनकम के बदले आदमी काम किया है कुछ। ठीक है, जैसे स्कॉलरशिप अगर किसी स्टूडेंट को मिलता है तो स्कॉलरशिप में क्या होता है, स्टूडेंट कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, स्कॉलरशिप में क्या होता है, स्टूडेंट कुछ काम नहीं करता है, लेकिन वहीं पे अगर कोई मजदूर है तो जितने मजदूरी कर रहा है उतने उसके एवज में उसको पैसा मिल रहा है, तो वो जो मजदूरी वाला जो पैसा है वो क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम कहलाएगा। तो ऐसे इनकम को जब हम जीडीपी में जोड़ते हैं तो हमारा ये डोमेस्टिक पार्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जीडीपी में जब हम विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ते हैं, तो ये कहलाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय आय के संबंध में नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अनुपात को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, अगर किसी वर्ष का हमको निकालना पड़े कि हम कितना ग्रो कर रहा है जीडीपी हमारे देश का, या क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है हमारे देश के इकोनॉमी का, तो कैसे निकालेंगे, तो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर का। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जीडीपी डिफ्लेटर। तो इससे ये पता चल जाता है कि रियल जीडीपी के हिसाब से जो है हमारा देश का क्या स्टेटस है इकोनॉमी का, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जो है दोनों का अनुपात निकाल करके ये पता लगा सकता है। तो ये टर्म यूज होता है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या आशय है। ठीक है,
व्हाट डज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी मीन? ठीक है, पहला है ड्यूरिंग ए रिसेशन इन द बिजनेस साइकिल। अगर व्यापार चक्र में आर्थिक मंदी होती है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि मंदी में कई फैक्ट्री से, कई कंपनी से जो है कर्मचारियों को निकाला जाता है मंदी के दौरान। फिर जब तेजी आती है तो हायरिंग किया जाता है। ठीक है, तो मंदी के दौरान जिनको निकाल दिया गया, ठीक है, तो ये नहीं कहा जाएगा। ठीक है, द गैप बिटवीन अवेलेबल जॉब्स एंड द स्किल ऑफ वर्कर। ठीक है, यानी कि अगर जो जॉब अवेलेबल है मार्केट में और जो वर्कर्स का स्किल है, अगर दोनों मिसमैच हो, ठीक है, मान लेते हैं कि एक वैकेंसी निकला जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का डिमांड कर रहा है कि डीसीए होना चाहिए, और मार्केट में जो श्रमिक है उसको कंप्यूटर नहीं आता है, तो ये मिसमैच हो रहा है कि लोग तो हैं, काम करने की इच्छुक भी है, लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं है जिसका अभी जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे जॉब को क्या बोला जाता है? ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थर्ड भी देख लेते हैं, लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन ए पार्टिकुलर सेशन। ठीक है, यानी कि एक मौसम में बेरोजगारी। ठीक है, एक मौसम में रोजगार और दूसरे मौसम में बेरोजगारी, और ये ज्यादातर खेती में होता है। ठीक है, जब कोई धान वगैरह का या गेहूं वगैरह का बुआई हो जाता है तो उसके कुछ महीनों तक जो है लोग बेरोजगार हो जाता है और काम धंधे की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो एक सेशन में तो काम पे रहता है, लेकिन दूसरे सेशन में वो बेरोजगार हो जाता है। लास्ट है बिटवीन द सर्च ऑफ जॉब। ठीक है, सर्च ऑफ जॉब यानी कि एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरा जॉब पकड़ता है, उस बीच का जो अवधि होता है जिसमें वो बेरोजगार रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग रिसेशन इन बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र में, तो इसको चक्रीय बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट पार्टिकुलर सेशन, इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। एक मौसम में रोजगार, दूसरे मौसम में बेरोजगार, ज्यादातर कृषि में होता है। ठीक है, और जो आंसर है इसका, द गैप बिटवीन अवेलेबल जॉब्स एंड स्किल ऑफ द वर्कर। ठीक है, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। संविधान में बजट का संबंध किस अनुच्छेद से है? ठीक है, वैसे संविधान में कहीं पे भी बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 112 में, ठीक है, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का आर्टिकल 112 में जिक्र किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 112 ए। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भारत की एक बड़ी संस्था है इड्डा। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इड्डा। ठीक है, तो जिस तरह से बैंकों का जो रेगुलेटर है भारत में वो है आरबीआई। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। उसी तरह से भारत में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रहे हैं उन सब का रेगुलेटर है इड्डा। ठीक है, भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे संबंधित क्या है? इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। सही है, यह एक सांविधिक और स्वायत्त संस्था है। ठीक है, चलिए देखिए सांविधिक संस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो सांविधिक का मतलब हो गया जिसका निर्माण जो है, जिस संस्था का जो संविधान में नहीं था, लेकिन हम एक एक्ट बना करके, कानून बना करके उस संस्था की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, और जो संविधान में ऑलरेडी मेंशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट संस्था हो गया, ठीक है, और कैग हो गया, ये सारी संस्था जो है संवैधानिक संस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये कैसा संस्था है? सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए थर्ड है इसके वर्तमान अध्यक्ष देवाशीष पांडा, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, करेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें तीनों का तीनों जो है सही है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कमिटी के अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया? ठीक है, तो देखिए 1924 में हुआ था, क्योंकि बजट जो है काफी बड़ा हो गया था, तो इस कारण से बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया।
ठीक है, आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया और ये हुआ था 1924 में एकवर्थ कमीशन के अनुशंसा पर। ठीक है, एकवर्थ समिति के अनुशंसा पर। यहां पूछ रहा है मिला किसके साथ दिया गया, मिला कब दिया गया, तो ये था विवेक देव राय कमेटी था 2017 में, और उस टाइम में क्या किया गया, रेल बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया। तो अभी जो है दोनों ही बजट साथ साथ ही इश्यू किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहला है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स के प्रकार आप जानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, यानी जिस पे लगा है अगर उसे पे करना पड़ रहा है तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स, और जिस पे लगा है उसके अलावा इनडायरेक्टली रूप से कोई दूसरा व्यक्ति पे कर रहा है तो वो हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अगर हम ये पेन खरीदते हैं, इस पेन की कंपनी पे टैक्स लगा हुआ है, और ये पेन जो भी खरीदेगा, हम खरीदे कोई थर्ड इंसान खरीदे, तो जो परचेज करेगा वो टैक्स भरेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इस पेन पे लगा हुआ टैक्स हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स यदि हम पे लगा है तो हमको ही पे करना पड़ेगा, कोई मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति पे नहीं कर सकता, तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी कैसा टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जितना भी सामान हम परचेज करते हैं, सर्विस परचेज करते हैं, उस सब पे जीएसटी लगा होता है। कोई भी परचेज करेगा वो उस टैक्स को पे करेगा। दूसरा है, इस संबंध में संविधान में 101वां संशोधन हुआ। ठीक है, ये भी सही है। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 366 में नया खंड 12A जोड़ा गया। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, सही पूछ रहा है, सही हो जाएगा, ये तीनों ही हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भुगतान संतुलन के पूंजी खाते का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2 टर्म आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से नाम से ही स्पष्ट है कि किसका बैलेंस रह गया, पेमेंट का बैलेंस रह गया, और ये गवर्नमेंट एंटिटी करती है। ठीक है, तो 2 तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां हम लोग कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछ रहा है, कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि पूंजी खाता के बारे में बात करेंगे। पूंजी खाता के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट का पूंजी क्या सब है। ठीक है, तो उस खाते में क्या आएगा, एफडीआई आएगा, एफआईआई आएगा, एक्सटर्नल असिस्टेंस आएगा, कमर्शियल बोरोइंग है वो आएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो आएगा। ठीक है, जो अदर फ्लोज है गवर्नमेंट का जो हाई अमाउंट है वो सारा चीज जो है कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन दिया गया है क्या सब, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, तो कमर्शियल बोरोइंग है ये आ जाएगा। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यहां पूछ रहा है नॉट पार्ट ऑफ। ठीक है, तो इसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है, सामान का आयात जो है ये नहीं आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये तीनों ही क्या आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ सामान का कैपिटल अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ पे नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, मौद्रिक शब्द पे अगर हम ध्यान करें, मौद्रिक किस शब्द से बना है, मुद्रा से बना है, और मुद्रा भारत में कौन जारी कर रहा है, तो गवर्नर जारी कर रहे हैं, आरबीआई की तरफ से जारी किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, आरबीआई की तरफ से मुद्रा मार्केट में गया। आप खुद विचार करके देखिए, यदि मार्केट में पैसा ज्यादा चला गया तो क्या होगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो जो सामान जो है जिसका 10 रुपया रेट है उसको परचेज करने वाले की संख्या बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, अगर किसी सामान का रेट 10 रुपया है और पहले नहीं था लोग के पास इतना कैपेसिटी, अब क्या है सबके पास पैसा है तो सब उस सामान को परचेज करना चाहेंगे। ठीक है, तब क्या होगा, कीमत में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा, यानी कि महंगाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और पैसा ज्यादा मार्केट से निकल गया, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा, चीजें सस्ती होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में देखते हैं कि शुरुआत में जो है 25% डिस्काउंट है, देखा 1 महीने नहीं बिका, फिर डाल दिया 50% डिस्काउंट, देखा उसके बावजूद भी नहीं बिका 75% डिस्काउंट।
ठीक है। तो कीमत क्या होगी, जब खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा, मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, तो कीमत सस्ती होती चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगर ज्यादा पैसा चला गया तो महंगाई हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का भारत में। तो मॉनेटरी पॉलिसी को तय करने का जिम्मा दिया गया है आरबीआई को। और आरबीआई क्यों करती है, तो सिंपल है कि ये कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करती है कि न मार्केट में जो है ज्यादा महंगाई हो और न ही जो है ज्यादा सस्ता हो। मार्केट में कैश फ्लो जो है, मनी फ्लो, वो एकदम स्थिर रहे। ठीक है। और जिसके हिसाब से बहुत ज्यादा महंगाई भी नहीं बढ़नी चाहिए और चीजें सस्ती भी, इतनी सस्ती भी नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। ठीक है। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या उदाहरण हो सकता है, पब्लिक गुड का क्या उदाहरण है। यहाँ पे जो दिया गया है, मोबाइल फोन पब्लिक गुड नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स पब्लिक गुड नहीं है, लग्जरी कार नहीं है, क्या है, नेशनल डिफेंस जो है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है और ये पब्लिक के लिए है, तो ये क्या है, ये पब्लिक गुड है। ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हर वर्ष जो है बजट से पहले, ठीक है, बजट से ठीक पहले हर साल आर्थिक सर्वेक्षण आता है, जिसमें पिछले साल जो पैसा सरकार के द्वारा निकाला गया था उसके सारे खर्चे का हिसाब होता है कि हमने जो है क्या किया उस पैसे से। ठीक है। और ये जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही जो है प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। अभी वर्तमान में जो मिनिस्टर है जानते ही हैं, चलिए निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में वित्त मंत्री। चलिए अगला देखते हैं, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। ठीक है। पुराने जमाने में होता था राजकोष, ठीक है, टर्म को आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं। राजकोषीय घाटा क्या है, तो घाटा का मतलब क्या हो गया कि हमको जो है जो इनकम आया उसके हिसाब से हमारा एक्सपेंस नहीं था, एक्सपेंस उससे ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं घाटा लगा। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू मतलब जितना भी इनकम आया, आय आया, जितना भी राजस्व आया और जितना भी खर्च हुआ। ठीक है। तो ये इसका जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा राजस्व घाटा। इसमें एक चीज और होता है, बोरोइंग को छोड़कर, जो गवर्नमेंट पे बोरोइंग है, कर्ज है, उसको छोड़कर, बोरोइंग को छोड़कर, क्योंकि कर्ज जो है वो हमारे राजकोष से अलग है। ठीक है। कर्ज को कभी भी आमदनी के तौर पे नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। तो जो हमारा खजाना है, ठीक है, उसमें कितना पैसा आया और कितना उस खजाने से चला गया। ठीक है। तो यही राजकोषीय घाटा कहलाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिखाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो है बोरोइंग को छोड़कर। चलिए अगला देखते हैं, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन तो जानते हैं, ज्यादातर वस्तुओं की जब प्राइस में वृद्धि हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। स्टैगफ्लेशन क्या है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी हो, वैसे कंडीशन में इन्फ्लेशन भी हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो। ठीक है, बेरोजगारी भी बढ़े और मुद्रास्फीति भी बढ़े। ठीक है। तो आप विचार करके देखिए कि पिछले बार कब इस स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। तो ये इस स्थिति का सामना करना पड़ा है कोरोना काल के दौरान। ठीक है। कोविड-19 काल के दौरान जो है क्या हुआ था, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही थी और बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे रोजगार के लिए। तो बेरोजगारी भी उस टाइम में बढ़ी और इन्फ्लेशन भी बढ़ा। तो वैसे स्थिति को क्या बोला जाता है, स्टैगफ्लेशन। ठीक है। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट राइज टुगेदर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गिनी गुणांक का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो देखिए हमारे देश में और पूरी दुनिया में, हर देश में जो है गरीब भी है, अमीर भी है, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे हमारे देश में मुकेश अंबानी, गौतम अदानी जैसे जो है पूंजीपति भी रहते हैं और रिक्शा चालक भी रहता है। तो दोनों के इनकम में बहुत ज्यादा असमानता है। तो इसी असमानता को शो करने के लिए जो है गिनी कोएफिशिएंट का यूज किया जाता है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है। ये जो बीच का लाइन है वो क्या है, एकदम परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है। ठीक है। ये 0 और 1 के बीच में आंका जाता है। ठीक है। अगर कोई भी असमानता नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो देश का परफेक्ट इक्वालिटी लाइन ड्रॉ होगा।
ठीक है। लेकिन अगर असमानता है तो क्या है, इसका ये कर्व बनेगा। ठीक है, इसी कर्व से, ये जो गैप है, इसी गैप से पता चलता है कि इस देश में कितना अनइक्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से कितना पैसा जा रहा है लोग के पास, इस जो है इमेज से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इस आलेख से दर्शाया जा सकता है। तो गिनी कोफिशिएंट का यूज क्या किया जाता है, इनकम में इनइक्वालिटी को दर्शाने के लिए। ठीक है, आय में असमानता को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, गिनी कोफिशिएंट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तरलता जाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है पहले थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए, जब इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट का या पब्लिक बैंक्स का या किसी बैंक्स का जो है लोअर हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो इंटरेस्ट देता ही नहीं है। मान लेते हैं जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है, कभी भी गवर्नमेंट का बॉन्ड्स दिया जाता है तो डिस्काउंट रेट पे उपलब्ध होता है। जैसे 10,000 का कोई बॉन्ड है तो वो 9,000 में आज के टाइम में अवेलेबल है 2 साल के लिए। 2 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगा, आप जाइएगा बैंक गवर्नमेंट के पास तो ये 10,000 रुपये आपको रिटर्न करेगा। आपने परचेज किया था इस बॉन्ड को 9,000 रुपये में, तो आपका प्रॉफिट 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन वहीं पे अगर गवर्नमेंट बोल दे कि ये 9500 में परचेज करना पड़ेगा और मैच्योरिटी 10,000 का है इसका, ठीक है, यानी कि इनकम कितना आ रहा है, 500 रुपये। तो मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट जो है एकदम जीरो की तरफ बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, पैसे को अपने पास या किसी दूसरे चीज में इन्वेस्ट करते हैं, उससे किसी प्रकार का बॉन्ड वगैरह या मार्केट में नहीं देते, बैंक्स में नहीं देते। ठीक है, तो वैसे कंडीशन को क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। इन 4 स्टेटमेंट्स में हमको देखना है जो ये क्या कह रहा है। तो पहला है, डिमांड फॉर मनी बिकम हाईली इलास्टिक। ठीक है, गलत है। इंटरेस्ट रेट्स रिच जीरो। ठीक है, एंड द डिमांड फॉर मनी बिकम इनफाइनाइट। डिमांड फॉर मनी यानी कि मनी का डिमांड तो होता रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट किधर की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा लिक्विडिटी ट्रैप का, इंटरेस्ट रेट रिच जीरो एंड द डिमांड फॉर मनी बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गैट का पूरा नाम क्या है। ठीक है, गैट तो GATT। पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड हो रहा है आज के टाइम में, हर देश दूसरे देश से कुछ ना कुछ मंगा रहा है, दूसरे देश को कुछ ना कुछ बेच रहा है। ठीक है, लगभग सभी देशों की बाउंड्रियां खुली हुई है। तो ऐसे में क्या है, तो एक किसी संस्था की आवश्यकता पड़ती है जो नियम कानून को तय करे या फिर एक वॉचडॉग की तरह काम करे। तो WTO आज के टाइम में एग्जिस्ट करता है, लेकिन WTO से पहले क्या, तो बहुत सारे देशों ने मिल करके आपस में बैठक की और कुछ नियम कानून का संग्रह किया। यही जो ट्रीटी थी वो गैट के नाम से जानी जाती है और इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ भी कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, टैरिफ्स किस तरह से होगा, ट्रेड किस तरह से होगा, उसका नियम कानून इस दिन जो है ये संकलित किया गया था। ये मीटिंग्स हुई थी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 1 जनवरी 1948 से जो है इसका एप्लीकेबल होना था। ठीक है, तो WTO से पहले जो है गैट ही जो है पूरी दुनिया में ट्रेड को ऑपरेट कर रहा था। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में सदस्यता प्राप्त की। ठीक है, तो भारत ने जो है WTO की स्थापना से ही जो है भारत इसका सदस्य है। तो WTO की स्थापना हुई थी 1995 में और भारत भी जो है WTO का सदस्य बन गया था 1995 में ही। ठीक है, तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है और जो डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो-इवेला WTO के वर्तमान में मुख्य है, डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, तो इसका 1995 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयात प्रतिस्थापन नीति का एक उदाहरण है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, मान लेते हैं कोई मोबाइल फोन ही हम इंपोर्ट करना शुरू करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इससे होता क्या है, पहला जो बेनिफिट होगा, ठीक है, पहला बेनिफिट होता है कि जो लोकल हमारे ये है लोकल वेंडर्स है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसमें उनमें कंपटीशन होगा अच्छी क्वालिटी का देने का और अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में माल प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्शन, जो लोकल प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करना क्या है, आयात प्रतिस्थापन का एक उदाहरण है। अगर लोकली वो सामान हमको ज्यादा मिल जाए, जैसे मान लेते हैं जो इंडियन मोबाइल फोन्स हैं, लावा वगैरह है, तो अगर ये अच्छे सेट्स बनाने लग जाए तो रियलमी को मार्केट से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये लोग से कहें कि आप चाइनीज प्रोडक्ट को न खरीदे तो उनको एक विकल्प भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे क्या है, तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर है अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे तो बाहरी चीज जो है देश से बाहर जा सकता है। ठीक है, तो प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्शन जो है आयात प्रतिस्थापन का जो है एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व व्यापार बाधा का उदाहरण है, ट्रेड बैरियर क्या है। ठीक है, ट्रेड बैरियर किसे कहते हैं, तो जो भी टैरिफ्स है या कोई भी नियम है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित हो रहा है, वो सब ट्रेड बैरियर है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं होगा। ठीक है, इंपोर्ट टेरिफ हो सकता है। ठीक है, इंपोर्ट टेरिफ आयात शुल्क अगर लगा देते हैं किसी सामान पे। ठीक है, जैसे अभी टेस्ला जो है इंडिया में नहीं आ रही है, इलोन मस्क की टेस्ला नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे ही वो आएगा गवर्नमेंट का डिमांड है कि आप जो है अपना प्लांट इंडिया में लगाइए ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले, टेक्नोलॉजी मिले। ठीक है, लोग अवेयर हो उस चीज के प्रति। तो आप चाइना में फैक्ट्री लगा करके इंडिया में बेचिएगा तो हम ट्रेड जो है उस पर लगा देंगे, आयात शुल्क लगा देंगे। ठीक है, इंपोर्ट टैरिफ्स लगा देंगे। ठीक है, तो जहां पे 1 लाख में उनका गाड़ी का वो सारा चीज हो जाता है, इंडिया में जैसे ही आएगा वो 3 लाख हो जाएगा, तो उस पर रेट में परचेज ही नहीं करेगा लोग। तो सामान आने से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन आयात शुल्क लगाया जा सकता है, देश अपने हिसाब से आयात शुल्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट टेरिफ्स जो है क्या है, एक तरह का व्यापार बाधा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्था वैश्विक व्यापार के नियमों और समझौतों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, तो वैश्विक व्यापार को कंट्रोल करने वाली संस्था आज के डेट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा, फाउंडेशन इसका 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और नोगोजी ओकोंजो आईवीएला इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था, और जब देश हमारा आजाद हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है फूड सिक्योरिटी की थी। ठीक है, तो यहाँ जो पहला ऑब्जेक्टिव था पहले पंचवर्षीय योजना का वो फूड सिक्योरिटी ही रखा गया, खाद्य सुरक्षा ही रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के दौरान भारत में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, तो ये था दूसरा पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक। और इस टर्म में जो है काफी सारे हैवी मशीनरीज जो है, जो फैक्ट्री वगैरह है, काफी सारे जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनके बारे में लगाया गया था। ठीक है, तो कई जगह पे लोहा इस्पात कारखाना भी लगाया गया था। इसी सेकेंड 5 ईयर टर्म के दौरान जो है ये औद्योगिकरण में ज्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में योजना आयोग का प्रतिस्थापन किस संस्था से हुआ। ठीक है, यानी योजना आयोग को कौन सा संस्था रिप्लेस कर दिया, तो हम जानते हैं कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया था, स्थापना 2015 में हुआ था। ठीक है, चेयरमैन अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी हमेशा चेयरमैन रहते हैं। बेबीहार सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ हैं, और सुमन बेरी इसके उप चेयरमैन है। ठीक है, वाइस चेयरमैन है। चलिए, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप टेलीग्राम चैनल से या इसके ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, मन से पढ़े, खूब रिवीजन करें और अच्छे से एग्जाम दें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।